गुड इवनिंग क्लास। तो आज अपना ये गर्भ विज्ञान जो टॉपिक है वो कंप्लीट होने वाला है। दो ही इसमें पॉइंट बचे थे, एक तो IUGR यानी इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन और एक IUD इंट्रा यूटेराइन डेथ ऑफ फीटस या IUFD भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की क्या डेफिनेशन है। आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? हेलो। Yes, boss. तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डेफिनेशन The side of implantation is outside of the uterine cavity, either in the tube, ovaries, or abdominal cavity. बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा बताओ मेरे को कि इसमें जो क्लिनिकल ट्रायड मिलता है एक, वो क्या है? 3 मेन सिम्टम होंगे, उनको ही क्लिनिकल ट्रायड बोलेंगे। तो वो 3 मेन सिम्टम कौन कौन से हैं? ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ कि यहाँ पे अपन ने जो सर्जिकल प्रोसीजर किया वो कौन कौन से हैं, नाम बताओ उनके। एक्टोपिक, ठीक है, और एक नॉन कंजर्वेटिव वाला बताया था। हम्म, ठीक है। अच्छा, ये जो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का मतलब समझ में आया, क्योंकि तुम्हें फाइनल ईयर में भी ये पढ़नी पड़ेगी। फाइनल ईयर में जितनी भी डिजीज पढ़ोगे ना, उन सब का तुम दो ही तरह के ट्रीटमेंट लिखोगे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव वो होते हैं जिसमें अपन जो ऑर्गन है, जो अफेक्टेड ऑर्गन है, उसको सुरक्षित रखते हुए ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे किसी के किडनी की प्रॉब्लम है या किसी के बाइल की प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं कि पूरा गॉल स्टोन ही मतलब ब्लैडर हटा दो, गॉल ब्लैडर ही। ठीक है, ऐसा नहीं करना होता, उसमें उनको सुरक्षित रखते हुए केवल बीमारी को निकालना है, वो कंजर्वेटिव। और अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करने के बाद भी बीमारी फैलती ही जा रही है, तो फिर अपने पास ऑप्शन क्या रहता है, उस ऑर्गन को ही हटा दो। तो वो होता है नॉन कंजर्वेटिव, जिसमें अपन चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, अपन को वो ऑर्गन हटाना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज हो गई। आज का टॉपिक अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है अपना इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। नाम से पता लग रहा है कि बच्चे की ग्रोथ जो है जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, उससे कम है। ठीक है, तो वही है यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। IUGR इज ए पैथोलॉजिकल डिक्रीज इन रेट ऑफ फीटल ग्रोथ, कि जो फीटल ग्रोथ है उसमें पैथोलॉजिकल जो डिक्रीज आ रहा है। पैथोलॉजिकल मतलब किसी बीमारी के कारण जो डिक्रीज आ रहा है, किसी प्रॉब्लम के कारण जो डिक्रीज आ रहा है, उसको बोलते हैं IUGR। इसके अलावा एक और इसकी डेफिनेशन आती है, IUGR इज सेड टू बी present in babies with birth weight less than 10th percentile of average for gestational age। इसको समझने का तरीका ये है कि एक प्रेगनेंसी के गेस्टेशन टाइम में किसी का वेट अगर 1000 ग्राम होना चाहिए, तो उसका 10 परसेंटाइल कितना होता है? लगभग 100 ग्राम। तो 10 परसेंटाइल कम हो मतलब कितना हो? टोटल 900 ग्राम हो। ठीक है, तो ये होता है कि अगर 900 ग्राम वेट हो ऑन एन एवरेज, तो वो क्या हो गया? ग्रोथ रिटार्डेड चाइल्ड हो गया। ठीक है, तो वही यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन बताई है। तो ये डेफिनेशन तो क्या WHO वगैरह की है, तो इसलिए ये भी आपको याद करनी पड़ेगी कि 10th परसेंटाइल जो है वो कम हो एवरेज वेट से, जो गेस्टेशनल एज होगी उसका। ठीक है, वैसे अगर अपन देखें, अगर गेस्टेशनल एज अगर फिक्स मान के देखें, तो 37वें हफ्ते में जो है नॉर्मल अप्रोप्रिएट फॉर डेट, मतलब नॉर्मल जो वेट होना चाहिए वो 2300 से 3500 ग्राम होना चाहिए। लेकिन जो रिटार्डेड चाइल्ड है, ग्रोथ रिटार्डेड चाइल्ड है, उसमें 2300 ग्राम होता है। ठीक है, और जो लार्ज फॉर डेट होता है या पोस्ट टर्म बेबी होता है, उसमें 3500 ग्राम तक होता है। ठीक है, ऐसे ही 40वें हफ्ते पे अप्रोप्रिएट वेट क्या होता है? 2500 से 4000 ग्राम। ठीक है, पर उसका वेट अगर 2500 ग्राम से कम है, यानी 2.5 किलो से कम है, तो वो ग्रोथ रिटार्डेड या स्मॉल फॉर डेट कहलाता है। और 4 किलो से ज्यादा है तो वो लार्ज फॉर डेट कहा जाता है। 42 वीक्स पे 2700 से 4200 ग्राम वेट होना चाहिए। 2700 से कम है तो ग्रोथ रिटार्डेड, और ज्यादा है तो 4200 ग्राम। ठीक है, मतलब वह गर्भ शिशु जिसकी अवस्था तो 37 वीक से अधिक है परंतु वजन 2500 ग्राम से कम है, तो वो ग्रोथ रिटार्डेड कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन और पता अपन ने पता लगा लिया कि ग्रोथ रिटार्डेशन आखिर होता क्या है।
ठीक है। अब इसके कारण देखते हैं। कारण इसके कैसे होते हैं कि या तो मदर में कोई प्रॉब्लम हो, मदर मतलब मैटरनल कॉजेज, या फीटल कॉजेज हो सकते हैं, या प्लेसेंटल कॉजेज हो सकते हैं, या फिर कुछ होते हैं अननोन कॉजेज, इटियोलॉजी जिसकी नॉन नहीं होती, इडियोपैथिक। ठीक है, तो वो बात हो गई यहाँ पे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले फीटल कॉजेस की। फीटल कॉज में सबसे पहले क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी कैसे हो सकती है? जैसे कि टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। इस तरह के रोगों में जो है ग्रोथ रिटार्डेड चाइल्ड पैदा होता है। ठीक है, जो बच्चे की ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। दूसरी कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मली। कॉन्जेनाइटल मतलब जन्मजात कोई बीमारी के साथ ही पैदा हुआ है, कोई अलग ही एबनॉर्मलिटी, कोई ऑर्गन कम है। ठीक है, या इस तरह की जो है एबनॉर्मलिटी, कोई ऑर्गन, जैसे अपने पंच पीड़िका उत्पन्न हो जाती है थर्ड मास में, तो उसके मतलब दो पैरों की जगह एक ही पैर उत्पन्न हुआ, या फिर इस तरह की जो एबनॉर्मलिटीज हो जाती है ना, किसी ऑर्गन की जो है डिफेक्ट रहता है, तो वो चीज है। तो कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज। तीसरा इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन लाइक टॉर्च, कि जो है यूटेराइन लाइफ में ही जो है टॉर्च इन्फेक्शन हो गया बेबी को, तो वो या मदर को उस कंडीशन में। मल्टीपल प्रेगनेंसी केस में ये बहुत ऑब्वियस है समझना कि अगर एक जो है आपके पास मदर तो एक ही है, ठीक है, खाना भी वो उतना ही खा सकती है, कोई बहुत ज्यादा तो खा नहीं सकती, जितना उसकी बस की उतना ही खाएगी। ठीक है, पर वो जो खा रही है उसका पोषण अब क्या है, दो लोगों को मिल रहा है उसके अलावा, मदर के अलावा। मदर को खुद को तो मिलेगा ही, उसके अलावा भी अब दो बच्चों को या तीन बच्चों को, जितनी भी है मल्टीपल प्रेगनेंसी, उसमें मिल रहा है। तो ऑब्वियसली उनको न्यूट्रिशन जो सामान्य मिलता अकेले होने पर उससे कम ही मिलेगा। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी भी एक कॉज है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन का। ठीक है, फिर आता है मैटरनल कॉजेज की ओर। प्री एक्लेम्पशिया, यानी इसमें हाई बीपी वगैरह की कंडीशन होती है, तो वो प्री एक्लेम्पशिया या एक्लेम्पशिया भी होती है, जिसमें क्या आते हैं, सीजर्स भी साथ में होते हैं। ठीक है, क्रोनिक हाइपरटेंशन, कि जो है उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, या रीनल डिजीज हो, या कोई हार्ट डिजीज हो। ठीक है, या फिर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो, यानी जो अपने स्नायु है, लिगामेंट है, टेंडन्स है, उनकी कोई बीमारी हो। ठीक हो, माल न्यूट्रिशन करा होगा मदर ने, या उसको किसी तरह की बैड हैबिट हो। बैड हैबिट में मतलब जैसे कोई एडिक्शन हो, स्मोकिंग वगैरह का, अल्कोहल एडिक्शन हो। ठीक है, इस तरह का, या फिर रूबेला जैसा कोई वायरस इन्फेक्शन हो। ठीक है, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या मलेरिया हो। इस तरह की बीमारियों में भी जो है फीटस पे असर पड़ता है और वो ग्रोथ रिटार्डेड होता है। ठीक है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, जो नॉर्मल होनी चाहिए उससे कम होती है। अब प्लेसेंटल कोच क्या होंगे? प्लेसेंटा क्या काम करता है? बच्चे को न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ये सब काम करता है, तो वो सारे काम बिगड़ेंगे। तो वो सारे काम बिगड़ेंगे तो बच्चे की जो है ग्रोथ रुक जाएगी या धीमी हो जाएगी। तो इनसफिशियंट फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। दूसरी बात, एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन। एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन अभी एपीएच पढ़ेंगे अपन, तो उसमें आता है प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब प्लेसेंटा की पोजीशन जो है वो गड़बड़ हो गई, जो नॉर्मल पोजीशन उसकी जगह एबनॉर्मलिटी आ गई उसमें कोई, तो वो एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो वो हो गया प्लेसेंटा का प्रेजेंटेशन जो है गलत जगह पे है। तो ये हो गए कॉजेज। तो मैटरनल कॉजेज हो गए अपने, फीटल कॉजेज हो गए, प्लेसेंटल कॉजेज हो गए। अब तक कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े? ठीक है, फिर आता है टाइप्स। अब टाइप्स जो हैं बुक्स में दो तरह के टाइप्स बताए जाते हैं, कई जगह तीन तरह के हैं। वैसे मेन अगर आपको लिखने हो तो ये दो ही टाइप होते हैं मेनली। तीसरा तो इनका इंटरमीडिएट है, जो कुछ जगह आपको मिलेगा, कुछ जगह नहीं मिलेगा, इस तरह की सीन है उसका। ठीक है, तो दो है इसमें, पहला सिमेट्रिकल, ठीक है, और दूसरा है टाइप 2 यानी एसिमेट्रिकल, और तीसरा टाइप 3 इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 की, जो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में मतलब ये होगा, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जैसे बच्चा है, उसकी अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो पूरे शरीर का रिटार्डेशन हो रहा है, यानी उसकी जो पूरे मेजरमेंट है ना, पूरा का पूरा कम हो रहा है। जैसे होता है ना कई लोग कि मोटे होते हैं, कईयों का सिर्फ पेट मोटा निकला हुआ होता है। ठीक है, कईयों का ऐसा होता है कि पूरा शरीर ही मोटा हो जाता है अलग से। ठीक है, पूरे शरीर से मोटे होते हैं, हैवी होते हैं। मतलब ये कोई बॉडी शेमिंग नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक वेट गेन हो रहा है वहां पे। ठीक है, कि कोई किसी एक ही भाग में जैसे जो है इकट्ठा हो रहा है सामान, मेद वगैरह, तो वो क्या है, एसिमेट्रिक हो गया। ठीक है, उसकी बॉडी पूरी एसिमेट्रिक हो गई। कई जो पूरे पूरी बॉडी से ही फूल रहे हैं, ठीक है, तो वो सिमेट्रिक हो गया उनकी वेट गेन। तो वैसे ही होता है, बच्चे का न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर नहीं होता। मतलब सिमेट्रिकल में तो प्रॉपर जो भी है न्यूट्रिशन कम हो रहा है तो पूरी बॉडी से ही कम हो रहा है, तो वो सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक एसिमेट्रिक अपन कैसे देखते हैं?
कि बच्चे के हेड का सरकमफेरेंस या एब्डोमेन का सरकमफेरेंस या जो भी बच्चे के पूरे पार्ट्स हैं उनका सरकमफेरेंस चेक करते हैं, ठीक है। तो वो सरकमफेरेंस अगर सबका नॉर्मल आ रहा है, सब जगह ही रिटार्डेशन मिल रहा है, तो वो सिमेट्रिक होता है। और जो एसिमेट्रिक होता है ना, उसमें क्या होता है, हेड तो नॉर्मल होता है, बाकी बॉडी जो होती है वो श्रिंक हो जाती है, छोटी रह जाती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की बात। फिर से बता रहा हूं, ये अपना जैसे नॉर्मल बेबी है, ठीक है। एसिमेट्रिक में क्या हो जाता है, वो सिमेट्रिकल जो ग्रोथ रिटार्डेशन में ये सीन हो गया, बच्चा छोटा हो गया, हेड भी छोटा और बॉडी भी छोटी। और जो एसिमेट्रिक है उसमें हेड तो बड़ा होता है लेकिन बॉडी हो गई छोटी, ठीक है। अब समझ में आ गया तीनों दोनों में अंतर, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में। पहली बात तो ये अंतर हो गया इन दोनों का। दूसरा अंतर, जो सिमेट्रिक है वो सिर्फ 20% केसेस में ही मिलता है, यानी जनरली जो मिलता है अपन को एसिमेट्रिक टाइप का मिलता है, 80% केस वाला, ठीक है। तो ये हो गया अपना सिमेट्रिक एसिमेट्रिक की बात। तीसरी बात, जो सिमेट्रिकल है वो अर्ली प्रेगनेंसी में ही मिलता है, यानी जो डैमेज होता है इसमें वो अर्ली प्रेगनेंसी में ही हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, हाइपरप्लेजिया की कंडीशन मिलती है। अच्छा, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी में क्या अंतर है, या आप बता चुके हो, आप में से किसी ने बताया था कभी? हाँ, बिल्कुल सही। कि जो टिश्यू आप, क्योंकि ग्रोथ कर रहा है बच्चा तो मतलब उसमें कोशिकाएं बढ़ रही होंगी, साइज में भी और नंबर्स में भी। तो अगर नंबर्स में दिक्कत आ रही है, नंबर की जो ग्रोथ है वो रुक गई, तो वो टाइप 1 में आ जाता है सिमेट्रिकल में। सिमेट्रिकल में क्या है, सेल्स की नंबर ही नहीं बढ़ रही है, ठीक है। जबकि टाइप 2 में क्या हो रही है, हाइपरट्रोफी में दिक्कत, डैमेज इन फेज ऑफ सेल्यूलर हाइपरट्रोफी, यानी इसमें जो सेल की साइज है वो नहीं बढ़ पा रही, ठीक है। तो ये हो गए अपने सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल। और इंटरमीडिएट जो होता है उसमें दोनों चीजें पाई जाती है, पर कैसे पाई जाती है कि बिगिनिंग में तो जो है सिमेट्रिकल होता है और बाद में जो है वो एसिमेट्रिकल बन जाता है। उसको याद करने का तरीका क्या है कि अपन ने देखो सिमेट्रिकल में क्या पढ़ता है, अर्ली प्रेगनेंसी में होता है और एसिमेट्रिकल लेट प्रेगनेंसी में। तो ये भी क्या हो गया, पहले तो होगा सिमेट्रिकल, फिर बाद में एसिमेट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया इंटरमीडिएट टाइप का। तो ये अपने टाइप्स हो गए, समझ में आ गए पॉइंट। टाइप्स के पहले पॉइंट फिर बता रहा हूं मैं, कि पहला पॉइंट तो ये है कि सिमेट्रिकल कम पाया जाता है, एसिमेट्रिकल ज्यादा पाया जाता है। दूसरी बात ये हो गई कि सिमेट्रिकल अर्ली प्रेगनेंसी में पाया जाता है, एसिमेट्रिकल लेट प्रेगनेंसी में पाया जाता है। तीसरी बात ये होगी कि सिमेट्रिकल में जो है सेल्स की संख्या में दिक्कत हो रही है, संख्या बढ़ नहीं पा रही है, और एसिमेट्रिकल में सेल की साइज भी नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है। चौथी बात ये कि सिमेट्रिकल में बच्चा पूरी तरह से छोटा रह जाता है, ठीक है, स्मॉल फॉर एज रहता है। और जो एसिमेट्रिकल है उसमें वो बच्चे का हेड तो नॉर्मल रहता है, हेड सरकमफेरेंस, बाकी फीमोरल लेंथ वगैरह ये सब जो है वो कम हो जाती है, यानी बॉडी जो है वो छोटी पड़ जाती है समय के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया अपना टाइप्स, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होती है। इन्वेस्टिगेशंस में बेसिक इन्वेस्टिगेशन तो यही हो जाती है कि उसकी फंडल हाइट चेक करते हैं माँ की, और है ना जो भी है अपने बेसिक जो उसकी मूवमेंट वगैरह वो सब, हार्ट रेट वगैरह ये सब मैंने मतलब चेक करते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, इन सब चीजों के अलावा हार्मोनल असेसमेंट मदर का, और नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है कि बच्चे की मूवमेंट में मॉनिटर करते हैं, उसको क्या है कुछ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट देते, चाहे वो थोड़ा बहुत उस पर प्रेशर डालना हो या इस तरह की जो चीजें हैं वो करते हैं, उस पर उसको स्ट्रेस देते हैं, उस स्ट्रेस पे वो कितनी मूवमेंट कर रहा है। अगर वो प्रॉपर मूवमेंट कर रहा है जो उसको करनी चाहिए गेस्टेशन एज के हिसाब से, तब तो वो नॉन स्ट्रेस टेस्ट पास कर गया, नहीं तो उसमें फेल हो जाता है। यानी अगर वो जिस हिसाब से उसकी मूवमेंट होनी चाहिए उससे कम मूवमेंट दिखा रहा है या बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिखा रहा, तो वो नॉन स्ट्रेस टेस्ट में आ गया भाई कि इसको ग्रोथ रिटार्डेड चाइल्ड हो सकता है। तो ये नॉन स्ट्रेस टेस्ट हो गया, ठीक है। ये अपने इन्वेस्टिगेशन हो गए। डायग्नोसिस, हिस्ट्री टेकिंग करते हैं कि भाई पहले भी IUGR की हिस्ट्री रही है, यानी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, सेडेटिव वगैरह कुछ ले तो नहीं रही है फीमेल, ठीक है। ड्रग एंड ड्रग एब्यूज, कि गलती से कोई ऐसी ड्रग तो नहीं ले ली या ऐसी कोई मेडिसिन तो नहीं ले ली जो उसको नुकसान करेगी एकदम से, ठीक है। माल न्यूट्रिशन या कुपोषण हो किसी तरह का। एग्जामिनेशन, क्लिनिकल पाल्पेटेशन करते हैं कि बच्चे को पाल्पेट करके चेक करते हैं कि उसकी मूवमेंट कैसी प्रॉपर है या नहीं। सिम्फाइजल फंडल हाइट चेक करते हैं और मैटरनल वेट गेन को चेक करते हैं, क्योंकि टोटल प्रेगनेंसी के दौरान जो है मैटरनल वेट लगभग 10 kg गेन होता है, ठीक है। तो वो मैटरनल वेट उस हिसाब से चेकअप करते रहते हैं। तो ये डायग्नोसिस हो गए। अब अपन बात करते हैं, वैसे इसमें मैंने मेंशन नहीं करा था क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं ना IUGR का, IUD का, ये 5 नंबर से ज्यादा कभी पूछे नहीं जाते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बेसिक बेसिक चीजों की अपन ने बात की थी।
लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो एक सेकंड। हाँ, इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या दिखेंगे, फिजिकल फीचर क्या दिखेंगे, बच्चा जब पैदा होगा अगर मान लो ग्रोथ रिटार्डेड चाइल्ड पैदा हुआ है तो उसके क्या सिम्टम दिखेंगे। पहली बात तो वेट है ना, कम से कम नॉर्मल से 600 ग्राम तो कम होगा ही, ऐसी यानी कि वही है 2500 से कम होगा, 2500 ग्राम से कम होगा वेट। ठीक है। दूसरी बात ये होगा कि लेंथ जो होगी वो एकदम नॉर्मल हो सकती है उसकी। ठीक है। और कम भी हो सकती है। तीसरी बात, जो बेबी होगा वो नॉर्मल क्राई करेगा। ठीक है। उसके आईज वगैरह ओपन होंगी, रिफ्लेक्सेस नॉर्मल मिल सकते हैं। ठीक है। और फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी उसकी, ओल्ड मैन लुक होगा कि जो है बच्चा बुजुर्ग टाइप का, जैसे झुर्रियां पड़ी होती है ना चेहरे पे बुजुर्गों के, बिल्कुल उस टाइप की उसकी अपीयरेंस होगी। तो फिजिकल मैंने क्या कही कि वेट तो होगा कम। ठीक है। दूसरी चीज, ओल्ड मैन लुक। ओल्ड मैन लुक मतलब झुर्रियां वगैरह होंगी उसके चेहरे पे, बच्चे के हाथों में झुर्रियां होंगी, चेहरे पे होंगी। ठीक है। तीसरी चीज, लेंथ जो है बच्चे की वो कम भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है। ठीक है। चौथी चीज, उसकी रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस नॉर्मल भी हो सकते हैं या थोड़े कम भी हो सकते हैं उसके रिफ्लेक्सेस एट बर्थ, अगर बच्चा पैदा हो गया तो, ग्रोथ रिटार्डेड चाइल्ड। तो इसके अलावा ठीक है, ये सब चीजें जो है यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। तो ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस या क्लिनिकल साइन सिम्टम बोल सकते हो जो ग्रोथ रिटार्डेड चाइल्ड है उसके। ठीक है। तो ये चीजें और हो गई। फिर इसके अलावा अब अपन देखते हैं प्रिकॉशंस क्या क्या कर सकते हैं, कि जैसे मान लो अपन को अर्ली स्टेज में ही पता लग गया कि बच्चा ग्रोथ रिटार्डेड है, तो अपन उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो गर्भिणी के उचित पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए कि माल न्यूट्रिशन ना हो। ठीक है। दूसरा, दो गर्भधारण के बीच उचित अंतराल रखना चाहिए, कि जो दो प्रेगनेंसीज हैं उनके बीच प्रॉपर गैप रखना चाहिए। और अपने आज की डेट में क्या मानते हैं, कम से कम 3 साल का गैप रखना चाहिए। ठीक है। तो वो बात हो गई। तीसरी बात क्या हो गई, रक्ताल्पता या एनीमिया को दूर करने के लिए आयरन थेरेपी, अदर में जो मेजर्स हैं वो यूज करने चाहिए। चौथी बात जो है नियमित गर्भिणी परिचर्या, यानी यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो रूटीन चेकअप है वो कराते रहने चाहिए। ठीक है। और अगर ग्रोथ रिटार्डेशन है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी चाहिए चेकअप की, एंटीनेटल चेकअप की। तो वो हो गया। मैनेजमेंट, कि कोज का पता लगा और उसको ट्रीट करो। जैसे मान लो कोज माल न्यूट्रिशन है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन दो। कोज अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उस मेडिसिन को बंद करो और उसका जो ट्रीटमेंट है वो करो। ठीक है। तो इस तरह के जो है आपको ट्रीटमेंट करने हैं। दूसरी बात, रेगुलर चेकअप मैंने बता ही दिया। और रूटीन शुड बी फॉलोड केयरफुली, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको जो है केयरफुली जो है अपना रूटीन फॉलो करना चाहिए। तो ये अपने हो गई इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन की बात। ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें, आगे बढ़े। अब दूसरा जो है इंट्रा यूटेराइन डेथ ऑफ फीटस या इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ। अब इसमें क्या है, दो तरह की डेफिनेशन चलती है, अलग अलग बुक में आपको दो तरह की डेफिनेशन मिलेगी। एक होता है कि 20 हफ्ते के बाद अगर बच्चा या तो गर्भ में ही मर गया या स्टिल बर्थ पैदा हुआ, यानी जन्म के समय मरा हुआ पैदा हुआ, तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ। कई बुक्स में आपको ये 20 की जगह क्या मिलेगा, 28। क्यों मिलेगा, क्योंकि 28 वीक्स को क्या बोलते हैं, वायबल पीरियड। यानी बच्चा जब 7 मंथ क्रॉस कर जाता है जेस्टेशन पीरियड का, तो उसको मान सकता है कि ये डिलीवर हो सकता है, क्योंकि 7वें महीने में सभी अंग प्रत्यंग विकसित हो जाते हैं, अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है कोई लोग 28 वीक्स को जो है यहाँ पे बताते हैं। ठीक है। तो ये चीजें आप, और कुछ जगह ज्यादातर जगह 20 वीक मिलेगा आपको। ठीक है। तो आपको दोनों चीजें दिमाग में रखनी है। आप तो 20 वीक ही कंफर्म कर लेना कि हाँ 20 वीक के बाद जो है अगर बच्चा गर्भ में ही या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है मरा हुआ मिलता है तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ। ठीक है। फिर इसकी परिभाषा देखो, फीटल डेथ बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर और फीटल fetus with no sign of life in utero after 20 weeks of gestation but before birth is called intrauterine fetal death। ठीक है। ये तो हो गई इसकी जेस्टेशन एज के अकॉर्डिंग। अगर आपको जेस्टेशन एज नहीं पता है तो वेविंग मोर देन 500 ग्राम व्हेन जेस्टेशन एज इज नॉट नोन, कि अगर उसके जो वजन है वो 500 ग्राम से ज्यादा है और फिर उसमें नो साइन ऑफ लाइफ है, यानी उसमें जिंदगी का जीवन का कोई लक्षण नहीं मिल रहा है, यानी मूवमेंट वगैरह सब जीरो है, हार्ट रेट जीरो है, तो इसलिए जो है यहाँ पे इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ कहलाता है वो।
ठीक है। फिर आता है स्टिल बर्थ टर्म, तो इट इज डेथ और लॉस ऑफ बेबी बिफोर और ड्यूरिंग डिलीवरी, कि या तो डिलीवरी से पहले ही मर चुका है या फिर डिलीवरी के दौरान मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, तो उसको स्टिल बर्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी आईयूडी की, है ना। फिर आती है आईयूडी के टाइप्स की, मान लो अर्ली आईयूडी और लेट आईयूडी। अर्ली आईयूडी 20 से 27 या 28 हफ्ते तक का होता है, और 28 से बाद का जो है वो लेट आईयूडी कहलाता है, इंट्रायूटेरन फीटल डेथ। ठीक है, अब इसके कारण जानते हैं। कारण में क्या हो सकते हैं, 50% केसेस में जो है इटियोलॉजी अननोन होती है, यानी इडियोपैथिक। ठीक है, बाकी बचे केसेस में या तो मैटरनल या फीटल या प्लेसेंटल कॉजेज हो सकते हैं। मैटरनल कॉजेज क्या होंगे, जैसे किसी तरह का एडिक्शन हो फीमेल को, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग इस टाइप का, या ड्रग एब्यूज। ठीक है, या फिर ओबेसिटी का केस हो कि मदर जो है ओबेज हो, या मदर को कोई इन्फेक्शन हो जो कंटिन्यू चल रहा हो, लॉन्ग इन्फेक्शन, या मदर का कोई ट्रॉमा हुआ। ट्रॉमा मतलब किसी तरह की इंजरी हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, इस तरह का ट्रॉमा। ठीक है, तो ये इन सब केसेस में जो है बच्चा गर्भ में ही मर जाता है। दूसरा फीटल कोजेस, फीटल कोजेस में कोई कॉन्जेनाइटल एनॉर्मलीज हो, कॉन्जेनाइटल वही जन्मजात कोई मतलब स्टार्टिंग से ही उसके कोई बीमारी हो। G6PD डेफिशिएंसी, G6PD क्या है, एक हार्मोन है। ठीक है, वो क्या करता है कि आरबीसी के नॉर्मल प्रोडक्शन को मतलब कंटिन्यू करता है, इस तरह का उसका काम होता है। ठीक है, G6PD का। तो इसमें क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है G6PD का, G6PD, जी से क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डी हाइड्रोजिनेज, ये इसका पूरा नाम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये हार्मोन क्या करता है कि आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। आरबीसी क्या है, अपन फॉर्मेशन पढ़ते हैं ना, तो आरबीसी एकदम से नहीं बनती कि भाई आपने चुटकी बजाया आरबीसी बन गई। आरबीसी के अलग अलग स्टेज होती है, तो उसमें क्या है, स्टेज ऑफ मैच्योरेशन के दौरान जब उसका मैच्योरेशन हो रहा होता है, उस दौरान ये हार्मोन काम करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। जब ये हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है तो आरबीसी प्री मैच्योर स्टेज में ही जो है डिस्ट्रॉय होने लग जाती है या खत्म होने लग जाती है। तो ये इसको बोलते हैं G6PD डेफिशिएंसी। इसके कारण जो फीटस है उसकी आरबीसी नष्ट होने लग जाएंगी। ठीक है, अब आरबीसी नष्ट होंगी तो मतलब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलेगी, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो अंदर ही अंदर वो मर जाएगा। तो G6PD डेफिशिएंसी ऐसे जो है बच्चे को मारता है। फिर क्या है, कोई इन्फेक्शन हो गया बच्चे को, या कोई बर्थ डिफेक्ट हो, तो ये सारी चीजें क्या है, फीटल एनोमलीज या फीटल कॉजेज में आ गए। ठीक है, प्लेसेंटल कॉजेज में कोई प्लेसेंटा का कोई मिस पोजिशन हो, ठीक है, या एब्रप्शन हो रखा हो उसमें, या प्लेसेंटल इंसफिशियंसी हो, तो ये सब प्लेसेंटल कॉजेज हो गए। तो ये अपन ने इटियोलॉजी पढ़ ली आईयूडी की। सिम्टम देखे तो ऐसे एब्सेंस ऑफ फीटल मूवमेंट, फीटस की कोई मूवमेंट नहीं मिलती है, क्योंकि 5वें महीने के बाद ही तो फीटल मूवमेंट फर्स्ट फेल्ट होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, तो वही फीटल मूवमेंट जो है यहाँ पे एब्सेंट होती है। रिग्रेशन ऑफ पॉजिटिव ब्रेस्ट चेंजेस की पर एब्डोमेन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि रिग्रेशन ऑफ पॉजिटिव ब्रेस्ट चेंजेस, जो ब्रेस्ट में चेंजेस हुए थे कि भाई स्तन्य का निर्माण शुरू हो गया था या साइज बढ़ने लग गया था, तो वो सब चेंजेस वापस नॉर्मल होने लग जाएंगे। ठीक है, मतलब रिट्रोग्रेसिव मतलब वापस बैक होना समय में। ठीक है, तो वो पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करने पे क्या प्राप्त होता है, यूटेराइन टोन डिमिनिश्ड, कि यूट्रस जो है वो वापस नीचे मतलब अपनी फंडालाइट कम होने लग जाती है। ठीक है, और एफएचएस जो है नॉन ऑडिबल, कि फीटल की जो हार्ट साउंड है वो ऑडिबल नहीं रहती है, वो फील नहीं होती है, वो एक जीरो आती है। ठीक है, तो ये सारे जो है इसके साइन सिम्टम हो गए। इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं, यूएसजी करवा लो, एक्सरे करवा लो। एक्सरे में अलग अलग साइन मिलते हैं, जैसे पहला है रॉबर्ट साइन। रॉबर्ट साइन क्या होता है, अपियरेंस ऑफ गैस शेडो इन 12 आवर्स, कि जब बच्चा मर जाता है उसके 12 घंटे के बाद से जो है वहां पर एक्सरे में जो है क्या मिलने लग जाती है, गैस शेडो मिलती है। सेपलिंग साइन, सेप्लिडिंग साइन, ये क्या है, कोलैप्स स्कल बोन, स्कल बोन जो है यहाँ पे कोलैप्स हो जाती है या फिर विकृत हो जाती है। ठीक है, विकृत स्कल बोन दिखाई देती है बच्चे की। तीसरा है बाल साइन, हाइपर फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन, कि स्पाइन जो है जैसे बच्चे की नॉर्मल यूं होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा मुड़ गई है। ठीक है, हाइपर फ्लेक्शन हो गया उसमें, तो वो हो गई एक केस। तो ये जो है इसके इन्वेस्टिगेशंस हो गए। इसके अलावा फीटल मूवमेंट, ये अपन ने जो पहले पढ़े थे साइन सिम्टम, कि एफएसआर 0 आती है, सिम्फाइजल फंडालाइट घट रही है, वो सब भी आप इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस में लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैनेजमेंट की बात करें
तो इंट्रा एमनियोटिक इंस्टिलेशन कि जैसे बच्चा मरा हुआ है तो उसको क्या है कि गलाने के लिए, मतलब ताकि आसानी से निकल सके इस टाइप के लिए, तो इंट्रा एमनियोटिक इंस्टिलेशन डाले जाते हैं। ठीक है। दूसरा इंट्रावीनस ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन दिया जाता है फीमेल को ताकि क्या है वो उसमें कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो और मरा हुआ बच्चे जो है डिलीवर हो सके। ठीक है। तीसरा वेजाइनल सपोर्टर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 दिया जाता है, इससे भी क्या है वो फीटस को बाहर निकालने के लिए किए जाते हैं सारी चीजें। ये इंट्राएमनियोटिक इंस्टिलेशन भी किस लिए किया जाता है कि भाई बच्चा जो है बाहर निकल सके यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन शुरू होके। ठीक है। डेड फीटस को जो है जल्दी से जल्दी बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माता की मृत्यु का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि अंदर जो डेड मटेरियल है उसमें क्या होगा, मरने के कारण वो सड़ेगा तो वहां पे क्या होगा, इन्फेक्शन होंगे, बैक्टीरियल वायरल वगैरह। वो इन्फेक्शन क्या होंगे, मदर को होंगे तो फिर वो जो है अनेक बीमारियों से ग्रस्त होके अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी उसकी। तो ये जो है अपना इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ हो गया। ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है? डेफिनेशन ये है कि इसमें क्या होता है कि गर्भावस्था में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। कब? 20 हफ्ते से ऊपर की गेस्टेशन पीरियड होने पर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, फीटल डेथ कि बच्चा जो है मर गया बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर और फीटस विद नो साइन ऑफ लाइफ इन यूट्रो आफ्टर 28 वीक्स, यानी 20 हफ्ते और यहाँ पे लेबर। ठीक है। अगर इस पीरियड के बीच बच्चा क्या हो रहा है, मर गया, तो इसको बोलते हैं अपन इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ। ठीक है। मतलब 20 हफ्ते ऑफ गेस्टेशन के बाद और लेबर से पहले अगर बच्चा जो है मर जाता है तो उसको इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ बोलते हैं। ठीक है। ये IUD की डेफिनेशन है। फिर एक आती है स्टिल बर्थ की डेफिनेशन, एक बार पूछी हुई है ये 2 नंबर में, है ना। सिलेबस का पार्ट तो नहीं पर इसमें ही है, इंट्रा यूटेराइन डेथ में ही है, तो इसलिए स्टिल बर्थ क्या है कि अगर बच्चा जो है डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के दौरान मरा हुआ पैदा होता है तो उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। ठीक है। तो ये 2 डेफिनेशन होगी। अच्छा, और कोई डाउट? आगे आप क्लियर हो गया? मिसकैरेज में तो 3rd मंथ में ही हो रहा है। स्टिल बर्थ जो है कभी भी हो सकता है। स्टिल बर्थ में बस ये है, स्टिल बर्थ मतलब बच्चा जब जन्म के समय में होता है ना, निकलता है, तो वो मरा हुआ निकलता है, ये स्टिल बर्थ है। अब वो चाहे पहले महीने में ही मर गया हो चाहे वो 8वें महीने में आके मरा हो। मेनली स्टिल बर्थ लास्ट में होता है, जो लेट प्रेगनेंसी होती है वो उसमें होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर 3 महीने में या उससे पहले ही अगर बच्चा मरा हुआ है तो इतने टाइम तक सड़ा हुआ बच्चा तो मदर को मार ही देगा। इतने महीनों में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी मदर को, इन्फेक्शन से क्या अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है उसको। तो इतने टाइम तक बच्चा रह ही नहीं सकता मरा हुआ बच्चा अंदर। ठीक है। तो इसलिए जो है कुछ ना कुछ सिम्टम तो दिख ही जाते हैं। तो मिसगैरेज एक अलग चीज है। मिसगैरेज में क्या हो रही थी, वेजाइनल ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी, यहाँ ऐसा कोई साइन सिम्टम नहीं है। ठीक है। और अबॉर्शन में अबोर्टस निकल रहा था। दोनों में अंतर है, मिसगैरेज और अबॉर्शन और इसमें। तभी तो इसने बोला है 20 वीक्स के बाद हो रहा है सब सीन, और अबॉर्शन और मिसगैरेज कब हो रहा था, 20 वीक से पहले। ठीक है। अंतर है दोनों में, सेम चीजें नहीं है ये सब क्या है, बाद की स्थितियां हैं, जब बच्चा वायबल पीरियड में आ गया, जब उसके बाद की है। ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब एक बार वापस ज्वाइन करो। आज अभी 1 घंटा और पढ़ा लूं? पढ़ो तो APH पूरा करा दूं आधा घंटे में या 1 घंटे में?